नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत और विश्व के प्रमुख ऑपरेशन देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश या राज्य को ना सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन आखिर किस तरह से अलग अलग स्तरों पर इन ऑपरेशंस को अंजाम देता है। मतलब हम सुनते तो बहुत हैं कि ये ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन हुआ। हाँ बिल्कुल। हम सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, पर अगर हम इसकी जड़ में जाएं ना, तो प्रशासन के लिए ये एक बहुत ही बहुआयामी चुनौती होती है। मतलब खुफिया विभाग हो या राजस्व एजेंसियां, पुलिस, सेना, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। सही कह रही हैं आप। हाँ, तो हर ऑपरेशन की जो रणनीति है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि दुश्मन कौन है और वो कहाँ छुपा है। तो अगर हम देश की सीमाओं की बात करने से पहले ना, देश के भीतर जो अपराध की दीमक है उसे देखें। शहरों में जो संगठित अपराध बढ़ रहा है वो मुझे बिल्कुल एक भूल भुलैया यानी एक मेज की तरह लगता है। तो एजेंसियां इस भूल भुलैया को पार करके सटीक ठिकानों तक कैसे पहुंचती हैं? ये भूल भुलैया वाला शब्द आपने बहुत सही इस्तेमाल किया, क्योंकि जब आप भूल भुलैया में होते हैं ना, तो दीवारें तो नहीं तोड़ सकते। आपको बस एक धागे के सहारे सही रास्ता खोजना पड़ता है। धागा मतलब यहाँ कोई सुराग? एग्जैक्टली। एजेंसियों के लिए वो धागा है इंटेलिजेंस या खुफिया जानकारी। जैसे पंजाब पुलिस ने जनवरी 2026 में ना ऑपरेशन प्रहार चलाया था। अच्छा, ऑपरेशन प्रहार? हाँ, तो ये सिर्फ गैंगस्टर्स को सड़क पर पकड़ने के लिए नहीं था। पुलिस ने उनकी पूरी फाइनेंशियल सप्लाई और स्लीपर सेल्स की चेन को ट्रैक किया। मतलब सीधे सरगना तक पहुंचने के लिए एक एक कड़ी काटी गई। मतलब सीधा वार करने के बजाय उनके पूरे इकोसिस्टम को ही पंगु बना दिया। पर अपराधी भी तो बहुत आधुनिक हो गए ना, वो भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। और इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI का ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। सह्याद्री चेकमेट? सह्याद्री तो पश्चिमी घाट के पहाड़ है ना, वहां पर आर्थिक अपराध का क्या लेना देना? यही तो चाल थी उनकी। आमतौर पर शहर में कोई अवैध ड्रग लैब हो तो धुआं या बिजली की खपत से पकड़ी जाती है। तो अपराधियों ने क्या किया कि एक ट्रक के अंदर ही पूरी मोबाइल मेथेडोन लैब बना ली। एक मिनट, एक ट्रक के अंदर? हाँ, एक चलती फिरती अत्याधुनिक लैब जो सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में लगातार घूमती रहती थी, रुकती ही नहीं थी। अरे वाह! तो अगर वो लगातार जगह बदल रही थी तो DRI ने उसे ट्रैक कैसे किया? सैटेलाइट से तो सारे ट्रक एक जैसे ही लगते हैं। यही तो असली कुशलता है। उन्होंने ट्रक को नहीं खोजा, बल्कि उन कच्चे रसायनों को ट्रैक किया जो उस लैब तक पहुंच रहे थे। उनका पूरा सप्लाई पैटर्न मैप किया और फिर उस चलती फिरती लैब को पकड़ा। ये तो सच में बहुत शातिर तरीका था। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन बुलियन ब्लज, जो DRI ने ही नवंबर 2025 में मुंबई में किया था। बुलियन ब्लज नाम से तो लग रहा है कि सोने की तस्करी से जुड़ा है कुछ। हाँ, सही पकड़ा आपने। इसमें करीब 15 करोड़ रुपए का अवैध सोना पकड़ा गया था। पर तस्कर ना सोने को मशीनरी के पार्ट्स में छिपाकर लाते थे। DRI ने हफ्तों तक डेटा का विश्लेषण किया, तब जाकर ये सिंडिकेट पकड़ा गया। अच्छा, मतलब सिर्फ सोना या ड्रग्स ही नहीं, मुझे लगता है पर्यावरणीय तस्करी का भी कोई बड़ा नेटवर्क होगा। बिल्कुल, है ना। दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा सुरक्षा ने मिलकर ऑपरेशन थंडर चलाया था। ऑपरेशन थंडर? ये किस लिए था? ये वन्य जीवों की तस्करी रोकने के लिए था। इसमें दुनिया भर के देशों ने मिलकर 3000 से ज्यादा जीवित जानवरों को बचाया। बाप रे, 3000 जानवर? हाँ, और लोग इन्हें लगेज या कार्गो में छिपाकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेज रहे थे। ये तो बहुत भयानक है। मतलब आज का खतरा सिर्फ बंदूकों का नहीं है, ये आर्थिक और पर्यावरणीय तस्करी का भी जाल है। पर अगर हम शहरों की इस भूल भुलैया से निकलकर घने जंगलों या सीमाओं पर जाएं तो वहां तो तकनीक भी काम नहीं करती होगी ना? बिल्कुल। शहरों से जंगलों में जाते ही लड़ाई का तरीका एकदम बदल जाता है। वहां पेड़ों की छतरी इतनी घनी होती है कि ड्रोन या सैटेलाइट से ऊपर से कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो फिर जब दुश्मन किसी घने जंगल या पहाड़ में छिपा हो
तो ये ऑपरेशन कैसे सफल होते हैं? वहां काम आता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और जवानों का अदम्य साहस, और सबसे जरूरी है स्थानीय लोगों का विश्वास। जैसे आंध्र प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संभव चलाया गया था। ऑपरेशन संभव। हाँ, इसका मकसद सिर्फ नक्सलियों को भगाना नहीं था, बल्कि उन इलाकों में विकास को संभव बनाना था। ऐसे ही झारखंड में ऑपरेशन मेगा ब्रू चलाया गया था, जिसने नक्सलियों के सप्लाई रूट्स काट दिए। और मैंने कहीं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था। ये नाम ही काफी खतरनाक लग रहा है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया था। ये इलाके सबसे घने जंगलों वाले हैं। वहां सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर ग्रिड सर्च की। ये बहुत ही धैर्य का काम होता है। सही बात है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां तो आतंकवाद और घुसपैठ की दोहरी चुनौती है। पहाड़ भी हैं और सीमा पार से मदद भी आ रही है। वहां सेना की रणनीति घुसपैठ के पूरे ढांचे को तोड़ने की होती है। अभी हाल ही में उधमपुर के बसंतगढ़ जंगल में आतंकियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया चलाया गया था। ऑपरेशन किया? अच्छा। और इसके साथ ही किश्तवाड़ में ऑपरेशन 3C-181 और शोपिया में ऑपरेशन किलर भी हुआ। पर घुसपैठियों को रोकने के लिए तो बहुत कम समय मिलता होगा ना रिएक्ट करने का। बिल्कुल, इसीलिए एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस लगातार चलते हैं। जैसे 7 नवंबर 2025 को ऑपरेशन पिंपल और ऑपरेशन टीका चलाया गया। माइनस तापमान में रात के अंधेरे में जवान थर्मल कैमरे लेकर चोटियों पर बैठे रहते हैं ताकि कोई घुस ही न सके। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। एक तरफ तो हम दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, पर हमारी सरकार का एक और काम भी है अपनों को बचाना। मैं तो इसे ना एक ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी कहता हूँ। ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब चाहे आप देश में हो या दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हो, सरकार आपको ढूंढ ही लेगी। बिल्कुल सही कहा। और ये पॉलिसी ना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काम करती है। घरेलू स्तर पर देखें तो गृह मंत्रालय का ऑपरेशन मुस्कान और दिल्ली पुलिस का 2026 का ऑपरेशन मिलाप है। ये दोनों शायद लापता बच्चों को खोजने के लिए हैं। हाँ, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन और ग्राउंड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लापता बच्चों और लोगों को ढूंढा जाता है। और रेलवे का भी तो कोई ऑपरेशन है ना? ट्रेनों में तो बहुत मानव तस्करी होती है। सही याद दिलाया आपने। आरपीएफ का ऑपरेशन आहट इसी के लिए है। जवान टिकट बुकिंग और यात्रियों के पैटर्न को देखकर महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाते हैं। बहुत जरूरी है ये। और सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था उन ढोंगी साधुओं के खिलाफ जो आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। और आपदाओं के समय चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु और जंगलों की आग बुझाने के लिए ऑपरेशन बाबी भी हुआ। देश के अंदर तो फिर भी प्रशासन के पास संसाधन हैं, पर जब हमारे लोग किसी दूसरे देश के युद्ध क्षेत्र में फंस जाते हैं, तब ये रेस्क्यू कैसे होता है? मतलब वहां तो एयरपोर्ट भी बंद होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए बैक चैनल कूटनीति की जरूरत पड़ती है। जैसे सूडान में जब लड़ाई छिड़ी तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। हाँ, सूडान का तो एयर स्पेस ही बंद था ना। बिल्कुल। तो भारत ने पोर्ट सूडान का इस्तेमाल किया, नेवी और एयरफोर्स ने एक सुरक्षित रास्ता बनाया और दोनों लड़ रहे गुटों से बात करके फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग निकल सकें। मतलब सिर्फ जहाज भेजना काफी नहीं है, बातचीत भी करनी पड़ती है। यूक्रेन युद्ध में जो ऑपरेशन गंगा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, वहां हजारों छात्र फंसे थे, तो भारत ने पड़ोसी देशों के जरिए उन्हें निकाला। इसी तरह इजराइल हमास में ऑपरेशन अजय और अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था। हाँ, बहुत ही खतरनाक हालत रहे होंगे वहां। और अभी ईरान के तनाव में ऑपरेशन स्वदेश और ईरान इजराइल संघर्ष में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। भारत तो दूसरे देशों की भी मदद करता है। हाँ, जैसे तुर्की सीरिया भूकंप में ऑपरेशन दोस्त था ना। बिल्कुल। और म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, और कोविड के समय दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वंदे भारत, जिसमें 14,800 भारतीयों को वापस लाया गया। मतलब दुनिया भर में इतने रेस्क्यू इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि हर जगह कोई ना कोई टकराव चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ऑपरेशंस होते हैं, मुझे तो ये एक टिट फॉर टैट या शतरंज के खेल जैसे लगते हैं। एक ने हमला किया तो दूसरे ने पलटवार किया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आजकल सीधा युद्ध नहीं होता, असिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। जैसे 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ढांचे पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। मिडनाइट हैमर,
हाँ, और ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत जवाब में ऑपरेशन बसेरल अल फतेह चला दिया। इजराइल भी तो ऐसा ही कर रहा है, गाजा में कुछ और ईरान पर कुछ और। हाँ, इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन गिदोन चैरियट चलाया, जो पारंपरिक हमला था। पर ईरान के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जो सटीक लंबी दूरी के हमलों पर टिका है। और अगर रूस यूक्रेन की बात करें, वहां तो बहुत अलग तरह की जंग चल रही है। यूक्रेन ने 2025 में रूस पर जो विशाल ड्रोन हमला किया, उसे ऑपरेशन स्पाइडर वेव कहते हैं। सोचिए, रेडार को चकमा देने के लिए सस्ते ड्रोन्स का पूरा जाल भेज दिया। अरे वाह, ये तो एकदम नई तकनीक है। और यूक्रेन ने अपने ही देश के अंदर ऑपरेशन मिडास भी चलाया, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए था, ताकि पश्चिमी देशों से फंडिंग न रुके। ये तो बहुत रणनीतिक कदम है। और भारत पाकिस्तान के बीच भी तो ऐसे ही टिट फॉर टैट दिखता है ना। हाँ बिल्कुल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके में जो मिसाइल स्ट्राइक की, उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी जनता को खुश करने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर कर दिया। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, एक तरह से। इसके अलावा अमेरिका ने 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और नार्को टेरर के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पेयर चलाया था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक युद्ध क्षेत्र बन गई है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक विचारोत्तेजक बात कहना चाहूंगी। अभी तो हम जमीन और आसमान में लड़ रहे हैं, जैसे भारत का ड्रोन्स के लिए मिशन सुदर्शन चक्र है। पर क्या आपको नहीं लगता कि 2030 के दशक के सबसे बड़े ऑपरेशंस हथियारों से नहीं, बल्कि कंप्यूटर कीबोर्ड और साइबर स्पेस पर लड़े जाएंगे? बिना गोली चलाए पावर ग्रिड ठप कर देना, ये सोचने वाली बात है। वाकई जी, तो सोचने वाली बात है और काफी डरावनी भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारत और विश्व के प्रमुख ऑपरेशंस को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।